नमस्ते छात्रों, आज हम WBCHSE क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के 2025 के ABTA क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, पूंजी के भंडार में वृद्धि को किसके द्वारा इंगित किया जाता है? इसके विकल्प हैं A आय, B निवेश, C उपभोग व्यय, D बचत। सही उत्तर है B निवेश। चर्चा, जब हम पूंजी के स्टॉक को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि हम नई मशीनरी, उपकरण या कारखाने जैसी चीजें बना रहे हैं। इस प्रक्रिया को ही हम निवेश कहते हैं। निवेश से ही देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जो अंततः आर्थिक विकास की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एक किस प्रकार की अवधारणा है? इसके विकल्प हैं A प्रवाह, B स्टॉक, C वास्तविक, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है A प्रवाह। चर्चा, राष्ट्रीय आय को हमेशा एक निश्चित समयावधि जैसे 1 वर्ष में मापा जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इसे प्रवाह फ्लो अवधारणा कहा जाता है। स्टॉक एक ऐसी मात्रा होती है जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, जैसे किसी विशेष दिन आपके बैंक खाते में कितना पैसा है, लेकिन राष्ट्रीय आय लगातार उत्पन्न होती रहती है। तीसरा प्रश्न है, NNP GNP क्या दर्शाता है? इसके विकल्प हैं A पूंजी, B उपभोग, C मूल्यह्रास, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C मूल्यह्रास। चर्चा, आइए इसे समझते हैं। GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और NNP यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। GNP में हम सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य लेते हैं, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के घिसाव और टूट फूट का मूल्य भी शामिल होता है। इस घिसाव और टूट फूट को ही हम मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम GNP में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें NNP मिलता है। इसलिए GNP और NNP का अंतर मूल्यह्रास ही होता है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? इसके विकल्प हैं A वास्तविक आय, B मिश्रित आय, C प्रति व्यक्ति आय, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C प्रति व्यक्ति आय। चर्चा, ये बहुत सीधा साधा प्रश्न है। जब हम किसी देश की कुल आय, राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि औसतन हर व्यक्ति कितनी आय कमा रहा है। इसे ही प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मान 0.6 है तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? इसके विकल्प हैं A 2.5, B 4, C 3.5, D 10। सही उत्तर है A 2.5। चर्चा, ये एक गणितीय प्रश्न है जिसका हल हम सूत्र से निकालेंगे। निवेश गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सूत्र है। यहाँ MPC का मान 0.6 दिया गया है, तो इस तरह निवेश गुणक का मान 2.5 होगा। छठा प्रश्न है, औसत उपभोग प्रवृत्ति APC और औसत बचत प्रवृत्ति APS का योग क्या होता है? इसके विकल्प हैं A 0, B 1, C 5, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है B.1। चर्चा, ये एक बुनियादी संबंध है। किसी व्यक्ति की आय का एक हिस्सा उपभोग पर खर्च होता है और बाकी हिस्सा बचता है। इसलिए उपभोग प्रवृत्ति APC और बचत प्रवृत्ति APS का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि वे मिलकर कुल आय को दर्शाते हैं। सातवां प्रश्न है, व्यापार अधिशेष क्या है? इसके विकल्प हैं A सेवाओं के आयात और निर्यात के बीच का अंतर, B सेवाओं के कुल निर्यात और आयात के बीच का अंतर, C वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर, D वर्तमान ऋण और पूंजी खाते के बीच का अंतर। सही उत्तर है C वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर। चर्चा, व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस तब होता है जब कोई देश अपनी वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक करता है। ये किसी देश के व्यापार संतुलन का एक हिस्सा है जो केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, वो दर जिस पर दो देशों की मुद्राओं का आपस में विनिमय होता है क्या कहलाती है? इसके विकल्प हैं A निवेश दर, B अधिशेष दर, C विनिमय दर, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C विनिमय दर। चर्चा, यह विनिमय दर एक्सचेंज रेट की परिभाषा है। ये दर हमें बताती है कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयों की आवश्यकता होगी। नौवां प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद GDP अपस्फीति कारक का सूत्र क्या है? इसके विकल्प हैं A वास्तविक GDP नाम मात्र GDP x 100,
बी नाम मात्र जीडीपी वर्तमान मूल्य X100। सी वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी आधार वर्ष के बाजार मूल्य पर जीडीपी X100। डी नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी 62। सही उत्तर है सी वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी आधार वर्ष के बाजार मूल्य पर जीडीपी X100। चर्चा जीडीपी अपस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेटर एक सूचकांक है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हुए बदलाव को मापता है। यह वर्तमान मूल्यों पर मापे गए जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और स्थिर मूल्यों पर मापे गए जीडीपी रियल जीडीपी का अनुपात होता है। इसलिए इसे वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी को आधार वर्ष के बाजार मूल्य पर जीडीपी से विभाजित करके 100 से गुणा किया जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? इसके विकल्प हैं ए मजदूरी, बी स्वरोजगार वाले व्यक्ति की आय, सी पूंजीगत लाभ, डी किराया। सही उत्तर है सी पूंजीगत लाभ। चर्चा राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन आय को शामिल किया जाता है जो उत्पादन प्रक्रियाओं से अर्जित होती हैं। मजदूरी, स्वरोजगार से आय और किराया ये सभी उत्पादन के कारकों श्रम, उद्यम और भूमि से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। लेकिन पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन्स जैसे किसी संपत्ति को बेचने से होने वाला लाभ उत्पादन से नहीं जुड़ा होता, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। 11वां प्रश्न है, निवेश गुणक का मान क्या है? इसके विकल्प हैं ए 1 MPC, B1 1 MPS, C MPC, D1/APC। सही उत्तर है B1 1 MPS। चर्चा अभी हमने निवेश गुणक का सूत्र देखा था K = 1 1 MPC। हम जानते हैं कि MPC जोड़ MPS = 1, तो 1 MPC = MPS। इस संबंध का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि निवेश गुणक का एक और सूत्र K = 1 MPS होता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? इसके विकल्प हैं ए वृद्धावस्था पेंशन, बी बेरोजगारी भत्ता, सी दान, डी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। सही उत्तर है डी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। चर्चा हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट वे भुगतान होते हैं जो बिना किसी वस्तु या सेवा के बदले में दिए जाते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और दान इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज एक प्रकार की आय है जो उत्पादन के कारक पूंजी के बदले में दी जाती है, इसलिए इसे हस्तांतरण भुगतान नहीं माना जाता। 13वां प्रश्न है, संतुलन राष्ट्रीय आय के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त क्या है? इसके विकल्प हैं ए MPC > 1, B MPC < 0, C 0 MPC < 1, D MPC = alpha। सही उत्तर है C 0 MPC < 1। चर्चा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC बताती है कि आय में 1 इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। ये हमेशा 0 और 1 के बीच होती है क्योंकि लोग अपनी बढ़ी हुई आय का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं और कुछ बचाते हैं। अगर MPC 1 से अधिक या 0 से कम होती तो ये आर्थिक रूप से अस्थिर स्थिति होती। 14वां प्रश्न है, भुगतान संतुलन में खातों की संख्या कितनी है? इसके विकल्प हैं ए 2, B3, C4, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है A2। चर्चा भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में मुख्य रूप से 2 खाते होते हैं, चालू खाता करंट अकाउंट और पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। चालू खाता वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण भुगतानों के व्यापार को रिकॉर्ड करता है, जबकि पूंजी खाता पूंजी प्रवाह और निवेश को रिकॉर्ड करता है। 15वां प्रश्न है, कारक लागत पर NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? इसके विकल्प हैं ए बाजार मूल्य पर NNP अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, बी बाजार मूल्य पर NNP अप्रत्यक्ष कर, सी बाजार मूल्य पर NNP अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। चर्चा कारक लागत पर NNP एट फैक्टर कॉस्ट उस आय को मापता है जो उत्पादन के कारकों को प्राप्त होती है। बाजार मूल्य पर NNP एट मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और सब्सिडी घटी हुई होती है। इसलिए कारक लागत पर NNP प्राप्त करने के लिए हमें बाजार मूल्य पर NNP में से अप्रत्यक्ष कर घटाना होगा और सब्सिडी जोड़नी होगी। इसका सूत्र है NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स NNP एट मार्केट प्राइस अप्रत्यक्ष कर जोड़ सब्सिडी। इसे हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स NNP एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी भी लिख सकते हैं। 16वां प्रश्न है, संतुलित बजट गुणक का मान क्या है? इसके विकल्प हैं A2, B1,
C0. डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है B.1। चर्चा। संतुलित बजट गुणक बैलेंस बजट मल्टीप्लायर बताता है कि जब सरकारी व्यय और करों में समान मात्रा में वृद्धि होती है तो संतुलन राष्ट्रीय आय में भी समान मात्रा में वृद्धि होती है। इसका मान हमेशा 1 होता है क्योंकि सरकारी व्यय गुणक का सकारात्मक प्रभाव और कर गुणक का नकारात्मक प्रभाव एक दूसरे को आंशिक रूप से रद्द कर देते हैं, जिससे निवल प्रभाव 1 का होता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। कथन। उपभोग और निवेश व्यय एक बंद अर्थव्यवस्था के 2 घटक हैं। कारण। समग्र मांग वक्र मूल बिंदु से उत्पन्न होता है और इसका ढलान ऋणात्मक होता है। सही उत्तर है सी। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चर्चा। कथन सत्य है क्योंकि एक बंद अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और विदेशी व्यापार शामिल नहीं है कि कुल मांग उपभोग सी और निवेश आई से मिलकर बनती है। लेकिन कारण गलत है। समग्र मांग वक्र एग्रीगेट डिमांड कर्व मूल बिंदु से शुरू नहीं होता है और इसका ढलान ऋणात्मक नहीं होता है। ये वक्र आमतौर पर धनात्मक ढलान वाला होता है और कुछ स्तर के उपभोग ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण y अक्ष से शुरू होता है। 18वां प्रश्न है, मान लीजिए कि किसी देश में 5000 करोड़ का व्यापार घाटा है। यदि आयात की मात्रा 10,000 करोड़ है तो निर्यात की मात्रा क्या होगी? इसके विकल्प हैं A 6000 करोड़, B 5000 करोड़, C 4000 करोड़, D 15,000 करोड़। सही उत्तर है B 5000 करोड़। चर्चा। व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। इसका सूत्र है व्यापार घाटा इक्वल्स आयात निर्यात 5000 करोड़ इक्वल्स 10,000 करोड़ निर्यात इक्वल्स 10,000 करोड़ 5000 करोड़ निर्यात इक्वल्स 5,000 करोड़। तो निर्यात की मात्रा 5000 करोड़ होगी। 19वां प्रश्न है, मितव्ययिता का विरोधाभास पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है? इसके विकल्प हैं A आय में वृद्धि के साथ बचत बढ़ती है, B आय में वृद्धि के साथ बचत घटती है, C व्यक्तिगत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि से कुल बचत में कमी आती है, D व्यक्तिगत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि से कुल बचत में वृद्धि होती है। सही उत्तर है C व्यक्तिगत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि से कुल बचत में कमी आती है। चर्चा। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। मितव्ययिता का विरोधाभास बताता है कि जब हर कोई व्यक्ति अपनी बचत बढ़ाने की कोशिश करता है तो कुल उपभोग और निवेश घट जाता है, जिससे समग्र आय और रोजगार में कमी आती है। इसका परिणाम ये होता है कि समग्र बचत भी कम हो जाती है। 20वां प्रश्न है, सरकारी क्षेत्र वाली एक बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग क्या होगी? इसके विकल्प हैं AC जोड़ I, B C plus I plus G, C plus I plus G plus X, DC plus I plus G plus XM। सही उत्तर है B.C जोड़ I जोड़ G। चर्चा। एक बंद अर्थव्यवस्था में कुल मांग में 3 प्रमुख घटक होते हैं, उपभोग व्यय C, निवेश व्यय I और सरकारी व्यय G। जब हम एक बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम आयात M और निर्यात X को शामिल नहीं करते, जो एक खुली अर्थव्यवस्था में होते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस ABTA पेपर का PDF फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस ABTA पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से PDF जरूर ले लेना, ओके? अब चलिए हम अपने पेपर को आगे समझते हैं। 21वां प्रश्न है, ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? इसके विकल्प हैं A राजा राम मोहन राय, B सरदार वल्लभ भाई पटेल, C दादा भाई नौरोजी, D जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है C दादा भाई नौरोजी। चर्चा। ड्रेन थ्योरी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में थी। दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और बताया था कि कैसे ब्रिटिश सरकार विभिन्न तरीकों से भारत से धन को इंग्लैंड ले जा रही थी, जिससे भारत गरीब हो रहा था। 22वां प्रश्न है, ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के पतन के मुख्य कारण क्या थे? इसके विकल्प हैं A सस्ते मशीन निर्मित सामान, B भेदभावपूर्ण शुल्क नीति, C.A और B दोनों, D. न तो A और न ही B। सही उत्तर है C.A और B दोनों। चर्चा। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को भारी नुकसान हुआ। ब्रिटिश कारखानों में बने सस्ते मशीन निर्मित सामान ने भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार से बाहर कर दिया। साथ ही ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण शुल्क नीति ने भारतीय निर्यात को हतोत्साहित किया और ब्रिटिश आयात को प्रोत्साहित किया। 23वां प्रश्न है,
भारत में पहली बार उच्च उपज वाली किस्म HYV के बीजों का उपयोग किस वर्ष शुरू हुआ था? इसके विकल्प हैं A 1967, B 1978, C 1966, D 1991। सही उत्तर है C 1966। चर्चा। उच्च उपज वाली किस्मों हाई यील्डिंग वैरायटी MSYV के बीजों का उपयोग 1966 में शुरू हुआ था, जो भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत का प्रतीक था। इसने भारत की कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि की। 24वां प्रश्न है, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? इसके विकल्प हैं A माओ त्से-तुंग, B JL नेहरू, C MK गांधी, D MA जिन्ना। सही उत्तर है A माओ त्से-तुंग। चर्चा। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में शुरू की गई एक सामाजिक राजनीतिक क्रांति थी। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि आधारित थी। कारण। कृषि के विकास के लिए सरकारी पहलों का अभाव, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि, जमींदारों द्वारा उच्च दर पर कर संग्रह और विभाजन के विनाशकारी हानिकारक प्रभाव। सही उत्तर है सी। दोनों कथन सत्य हैं। चर्चा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर था, इसलिए कथन सत्य है। कारण में दिए गए सभी कारक, सरकारी पहल का अभाव, नकदी फसलों का उत्पादन, जमींदारी प्रथा और विभाजन भारतीय कृषि की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए कारण भी सत्य है। 26वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भू स्वामित्व को कितने भागों में विभाजित किया गया था? इसके विकल्प हैं A 2, B 3, C 4, D 5। सही उत्तर है B 3। चर्चा। ब्रिटिश काल में भू स्वामित्व को 3 प्रमुख प्रणालियों में विभाजित किया गया था: स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी व्यवस्था महलवाड़ी सिस्टम। 27वां प्रश्न है, 1990 में भारत और चीन की विकास योजनाओं के बीच क्या समानता थी? इसके विकल्प हैं A दोनों देशों ने आयु संरचना पर ध्यान केंद्रित किया, B दोनों देशों ने उदार अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया, C दोनों देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है B दोनों देशों ने उदार अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। चर्चा। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत और चीन दोनों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अधिक उदार और बाजार उन्मुख बनाने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। 28वां प्रश्न है, व्यावसायिक संरचना क्या है? इसके विकल्प हैं A विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगी जनसंख्या की प्रकृति, B देश की कामकाजी जनसंख्या का आकार, C विभिन्न क्षेत्रों में लगे कार्यबल का प्रतिशत, D देश की कुल जनसंख्या। सही उत्तर है A विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगी जनसंख्या की प्रकृति। चर्चा। व्यावसायिक संरचना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी देश की आबादी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं में किस तरह से विभाजित है। यह हमें अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में बताता है। 29वां प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या थे? इसके विकल्प हैं A कृषि उत्पादकता में वृद्धि, B असमानता को कम करना, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C A और B दोनों। चर्चा। भारत में भूमि सुधारों का दोहरा उद्देश्य था। पहला, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और दूसरा, भूमि का अधिक समान वितरण करके ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता को कम करना। 30वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के पहले चरण की सफलता निम्नलिखित में से किस राज्य तक सीमित थी? इसके विकल्प हैं A पश्चिम बंगाल, B केरल, C पंजाब, D गुजरात। सही उत्तर है C पंजाब। चर्चा। हरित क्रांति के पहले चरण में सफलता मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक सीमित थी। इन क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और आवश्यक इनपुट उपलब्ध थे, जिससे HYV बीजों का उपयोग सफल रहा। 31वां प्रश्न है, ऑपरेशन बरगा का उद्देश्य क्या था? इसके विकल्प हैं A किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, B उद्योगपतियों के अधिकारों की रक्षा करना, C प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देना, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है A किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। चर्चा। ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया एक भूमि सुधार कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य बटाईदारों शेयर क्रॉपर्स के अधिकारों को सुरक्षित करना था, ताकि उन्हें भूमि से बेदखल होने से बचाया जा सके। 32वां प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता क्या है? इसके विकल्प हैं A धनात्मक, B ऋणात्मक,
सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी 0। चर्चा। प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो स्थिति है जहां एक काम को करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग लगे होते हैं। यदि इन अतिरिक्त श्रमिकों को हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि उनकी सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। 33वां प्रश्न है, मनरेगा MGNREGA योजना का उद्देश्य क्या है? इसके विकल्प हैं ए श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना, बी श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, सी प्रति वर्ष सक्षम व्यक्तियों के लिए 100 दिनों का रोजगार सृजित करना, डी श्रमिकों की मजदूरी दर के लिए सुरक्षा प्रदान करना। सही उत्तर है सी प्रति वर्ष सक्षम व्यक्तियों के लिए 100 दिनों का रोजगार सृजित करना। चर्चा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। 34वां प्रश्न है, हरित क्रांति 1960 से पहले भारत खाद्य अनाज की आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से किस देश पर निर्भर था? इसके विकल्प हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी ब्रिटेन, डी जापान। सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। चर्चा। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत अपनी बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज आयात पर निर्भर था। 35वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि में गिरावट के कारण क्या थे? इसके विकल्प हैं ए जनसंख्या वृद्धि, बी कृषि पर निर्भरता, सी निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। चर्चा। भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के कई कारण थे, जिनमें उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और उद्योगों में निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल था। 36वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय के हिसाब में निव्वल राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कैसा रहा है? इसके विकल्प हैं ए बढ़ा है, बी घटा है, सी स्थिर रहा है, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए बढ़ा है। चर्चा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। सरकार ने कई उद्योगों और सेवाओं में निवेश किया, जिससे राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा। 37वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? इसके विकल्प हैं ए उद्योग, बी कृषि, सी सेवा क्षेत्र, डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सही उत्तर है बी कृषि। चर्चा। भारत की एक बड़ी आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है और ये क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। 38वां प्रश्न है, जब उत्पादन में वृद्धि के साथ रोजगार में उसी दर से वृद्धि नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं ए बेरोजगारी, बी समृद्धि, सी रोजगारहीन वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी रोजगारहीन वृद्धि। चर्चा। रोजगारहीन वृद्धि जॉबलेस ग्रोथ वो स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद GDP तो बढ़ता है, लेकिन रोजगार के अवसर उस अनुपात में नहीं बढ़ते। ये अक्सर तकनीकी प्रगति के कारण होता है, जहां कम लोगों से ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। 39वां प्रश्न है, भारत में खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारण क्या है? इसके विकल्प हैं ए प्रौद्योगिकी, बी मौसम पर निर्भरता, सी कुशल श्रमिकों का अभाव, डी सरकारी निष्क्रियता। सही उत्तर है बी मौसम पर निर्भरता। चर्चा। भारत में कृषि उत्पादन मुख्य रूप से मानसून और मौसम पर निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन और अनियमित बारिश जैसी समस्याएं खाद्य उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे खाद्य असुरक्षा पैदा होती है। 40वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? इसके विकल्प हैं ए NSO, बी CSO, सी NSS, डी NCC। सही उत्तर है ए NSO। चर्चा। पहले राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती थी, लेकिन 2019 में CSO का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के साथ विलय कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन हुआ। अब NSO भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर और भी गहराई से समझ आ गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।